नमस्कार, मैं छवि वापस से रूबरू हूं आपसे आज फिर लेकर आर्थिक संभावनाओं को तलाशते हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन को, जिसे हम आप तक लेकर आते हैं इसी उद्देश्य से कि हम नई नई संभावनाएं आपके विकास की तलाश सकें। चलिए, कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे खबरें खेती की से और उसके बाद मिलेंगे अपने विशेषज्ञ से नवीनतम जानकारियों के लिए। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। गन्ना उत्पादकों को अच्छे बीज और अनुदान उपलब्ध कराएगी सरकार। बेहतर फसल उत्पादन हेतु बीजोपचार बेहद जरूरी और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रीपर मशीन। राज्य सरकार द्वारा गैर चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के विकास हेतु नवीन योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जैसे कि गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा गन्ना के उन्नत प्रभेद के प्रजनक बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए अनुदान प्रति क्विंटल 1000 है। इसके अलावा आधार बीज पर भी सरकार अनुदान देगी, जिससे कि किसानों का विकास और गुणवत्तापूर्ण फसलों का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। जो गैर चीनी मिल क्षेत्र है, जैसे पटना जिला है, वहाँ के किसानों के लिए विभाग के द्वारा गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा राजेंद्र गन्ना 1 का प्रजनक बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर अनुदान 30 क्विंटल पर 30,000 रुपये है, यानी कि 1,000 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देय है। पशुपालक भाई बहनों, बदलते मौसम में अपने पशुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दरअसल इस बदलते तापक्रम के कारण ज़्यादातर निमोनिया होने की संभावना बनी रहती है। इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसे बीमारियों के लक्षण दिखे जाते हैं। अगर इस तरह की बीमारी आपके पशुओं में हो जाती है तो इसे अनदेखा न करें और तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराएं। किसान भाई बहनों, इन दिनों यदि आप दलहनी फसलों या आलू की खेती करने जा रहे हैं तो आप अपनी फसल की बीजोपचार अवश्य करें। इससे आपकी फसल रोगों से सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होगी और पौधों में मजबूती भी आएगी। इसके लिए सीड ड्रम या अन्य विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम बैरिया, जिला पटना के प्रगतिशील किसान नवलेश पासवान। इन्होंने पानी फल या सिंघाड़ा की खेती कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमाया है। इनका कहना है छठ पर्व के अलावा भी बाजार में इसकी मांग काफ़ी अधिक है। स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर इस फसल का उत्पादन करके ये अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं। आइए जानते हैं उनके अनुभव। 1 बीघा सिंघाड़ा का खेती है, उसमें करीब 20,000 लागत लग गया। फ़ायदा भी हो जाएगा, अच्छा फ़ायदा है। क्या मुनाफा होने की आशा है? कम से कम 50 तो ज़रूर होगा। ये तो पूजा में चलता है, छठ त्यौहार में, और ऐसे खैहन में चलता है उबाल के। किसान भाई बहनों, यदि आप मसूर के उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके दोहरे फायदे को अवश्य जानें। फसल चक्र में इसे शामिल करने से यह दूसरी फसलों के पोषक तत्वों की भी कुछ प्रतिपूर्ति करती है। इसके अलावा भूमि क्षरण को रोकने के लिए मसूर को आवरण फसल के रूप में भी उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से मसूर की खेती की जाती है। इसके अलावा बिहार के ताड़ क्षेत्रों में भी मसूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। चना तथा मटर की अपेक्षा मसूर कम तापक्रम, सूखा एवं नमी के प्रति अधिक सहनशील है। दलहनी वर्ग में मसूर सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण फसल है। प्रचलित दालों में सर्वाधिक पौष्टिक होने के साथ साथ इस दाल को खाने से पेट के विकार समाप्त हो जाते हैं, यानी सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके उन्नत प्रभेदों में 2 तरह की प्रजातियाँ हैं, छोटे दानों वाली प्रजातियाँ, बड़े दानों वाली प्रजातियाँ। रीपर मशीन बहुत हल्की और उपयोगी मशीन होती है, जिसका कुल वजन 8 से 10 किलो तक होता है। एक आंकड़े के मुताबिक हंसिया की तुलना में रीपर मशीन से गेहूं कटाई में 4 गुना कम तक मजदूरी लगती है। इसमें ईंधन खपत भी बहुत कम है और प्रति घंटे 1 लीटर से भी कम तेल लगता है। यह मशीन गेहूं, धान, धनिया और ज्वार आदि की कटाई बखूबी करती है। ब्लेड बदल कर चाहे तो मक्के की भी कटाई कर सकते हैं। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
आइए अब चलते हैं अंटा घाट सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1600 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 4500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय हो चला है मौसम पूर्वानुमान का। तो मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज के नए भारत का किसान पहले से अधिक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में लगातार कृषि और कृषक को और ऊर्जावान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, समृद्धि और खुशहाली पर केंद्रित सशक्त कदम, जिसके चलते भारत के अन्नदाता आधुनिक खेती द्वारा खाद्य उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसमें पात्र किसानों को साल में 4 महीने के अंतराल पर 3 किश्तों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी द्वारा 6000 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। सीधे बैंक खातों में आती इस वित्तीय सहायता से किसान अपने आर्थिक मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं। लाखों किसानों का जीवन सुधरने लगा है। आमी এই কিষাণ সম্মান নীতি পেয়ে আমি খুব উপকৃত হয়, আমি নিজেও সম্মানিত হই। विकसित भारत की परिकल्पना किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और उन्हें कृषक हितैषी और टिकाऊ खेती के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस योजना से किसानों को लाभ भी हुआ और जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ी। किसान लाभार्थी अपने खाता संख्या की जांच, रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं के लिए पीएम किसान योजना के अपग्रेडेड मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पीएम किसान योजना देश भर के किसानों के लिए लाई है एक नया सवेरा। तभी तो हर किसान का समृद्धि और सामर्थ्यवान होने का सपना हो रहा है पूरा। देश के किसान भाइयों और बहनों को उनकी मेहनत का मान सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की जा रही है, जिसमें 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। खबरें खेती की में अभी आपने देखा मौसम के मिजाज के बारे में, लिए आपने जानकारी मंडी के भाव की। रूबरू हुए आप अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से भी, और साथ ही साथ आपने जाना नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में। कार्यक्रम में समय हो चला है आगे बढ़ने का। तालाबों में मत्स्य पालन बड़े पैमाने पर हमारे देश में कृषि के सह व्यवसाय के रूप में और अकेले तौर पर भी होता है, लेकिन कई बार उसमें सही तरीके से प्रबंधन न होने के कारण, साफ सफाई न होने के कारण मछलियों में रोगों की संभावनाएं होती हैं। आइए अब इस भेंट वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं शरद ऋतु में तालाबों की देखभाल और रोग प्रबंधन के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और आने वाले महीनों में जब ठंड बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तापमान बहुत गिर जाता है, उस दौरान हमारे मछली उत्पादक जो किसान बंधु हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अपने तालाब की मछली का विशेष देखभाल करना पड़ता है ताकि वो किसी रूप में बीमार ना पड़ें। तो इस दौरान आपको क्या करनी चाहिए, किस तरह का प्रबंध करना चाहिए, इन तमाम बातों पर आज हम अपने विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है शरद ऋतु में तालाबों की देखभाल और रोग नियंत्रण। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। डॉक्टर मुकेश जी, इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि जब ठंड थोड़ा और बढ़ जाए तो हमारे जो मछली उत्पादक हैं उनको अपने तालाबों का किस रूप में प्रबंधन करना चाहिए ताकि किसी प्रकार से जो नुकसान है वो मछली को ना हो। आपका बहुत ही समसामयिक प्रश्न है। मछली जो है अपने शरीर का तापक्रम वातावरण के टेम्परेचर से रेगुलेट करती है, अतः हमें ठंड के मौसम में वातावरण के टेम्परेचर और उनके नियंत्रण पर ज़्यादा ध्यान देना है। सर्वप्रथम किसान बंधु हमें यह देखना है कि मछली जाड़े के समय में कम भोजन लेती है और जैसे ही तापक्रम, अभी तो तापक्रम सही है, नवंबर दिसंबर के बाद जब तापक्रम 18 के नीचे आ जाता है तो सामान्यतः खाना लेना कम कर देती है।
तो इस समय हमें उन्हें कम फीड देने की आवश्यकता है। साथ ही उनके फीड में हमें फीड को रोचक बनाने के लिए विटामिन ई और विटामिन सी की मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति 10 केजी फीड के हिसाब से हमें देना चाहिए। और अगर टेम्परेचर और भी नीचे जाता है तो अगर किसान बंधु 10 से 20% पानी बदल सकते हैं तो ग्राउंड वाटर से उसे रिप्लेस कर दें। अगर पानी बदल नहीं पाते हैं तो हमें यह देखना है कि किसी विषैली गैस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। अगर किसी विषैली गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप उसमें जियोलाइट 25 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। यह हमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे विषैली गैसों से तालाब को मुक्त करता है और मछलियों के स्वास्थ्य में वृद्धि कराता है। साथ ही अगर आप इन तालाबों में अगर आप मत्स्य बीज संचय करते हैं, जबकि जो कि किसान बंधु अमूल कार्प और कुछ अन्य कार्पों का संचयन अभी करेंगे, तो उनके लिए हमें तालाब पर अगर पॉलीथीन से या फिर पॉली हाउस अगर आप बना पाते हैं तो वो सही है। नहीं तो जो आपके वो फीड के जो बचे हुए बैग होते हैं, जो जिन्हें हम बोरे बस्तर भी बोलते हैं, उनको भी आप तालाब के किसी किनारे रख देंगे तो जहाँ शीत का प्रभाव नहीं होगा तो मछलियाँ वहाँ पे आकर जारे में रह सकती है और कम से कम रात में उनका बचाव हो सकता है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक मछली के लिए पानी ही सब कुछ है, तो जब ठंड बहुत बढ़ जाए, तापमान बहुत गिर जाए, तो पानी को हम कितनी बार बदलनी चाहिए या उसका क्या विकल्प करें कि थोड़ा पानी गर्म रहे, या इसके लिए किसान क्या करें? अगर आप नियंत्रित वातावरण में जैसे कि बायोफ्लॉक में करते हैं तो उसमें आप थर्मोस्टेट या थर्मो रेगुलेटर लगा सकते हैं या अपने एक्वेरियम में। किंतु बड़े स्तर पर जैसे कि किसान बंधु हमारे तालाबों में करते हैं, मिट्टी के तालाबों में हम थर्मोस्टेट या इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो हमें जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर सामान्यतः 18 से 20 डिग्री से अधिक ही रहता है, तो उसको आप अगर मिलाते हैं तो यह एक 10 से 20% पानी का आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। पर यह संभव हर किसान बंधुओं के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो आप इसे महीने में एक बार, अगर आपके पास सुविधा है तो 15 से 20 दिनों में भी एक बार किया जा सकता है। मुकेश जी, अब रोग से संबंधित बात कर लेते हैं। तो इस मौसम में, जो आने वाला मौसम है, उसमें मुख्यतः मछलियों में कौन सा रोग लग जाता है, और ऐसा कुछ दिखे हमारे किसान को तो वो निवारण के तौर पे क्या करना चाहिए उन्हें? सर्वप्रथम जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि रोग से बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अतः हमें उनके खाने पे जो है फीड में जो है 10 केजी फीड में कम से कम विटामिन ई और विटामिन सी की मात्रा तो बढ़ानी ही चाहिए। साथ ही साथ जो 4 प्रकार की प्रमुख बीमारियां जो इस समय परिलक्षित होती हैं, उनमें है सबसे पहला है कि बाह्य परजीवी से बचने के लिए, जैसे कि लार्निया हो गया या फिर जू हो गई, जैसे कि हम हमारे सामान्य भाषा में जू भी बोलते हैं, या फिर लाल घाव या कुछ भी अगर आप देखते हैं शरीर पे, तो इसके लिए आप जो है किसी भी पॉन्ड क्लीनर, किसी भी कंपनी का जो पॉन्ड क्लीनर है उसका व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही साथ एवर्मेक्टिन एक दवा है जो 25 mg 10 केजी फीड में आप मिलाकर मछलियों को भोजन के रूप में दे सकते हैं। अगर मछलियों की जो इस समय जाड़े के मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारी लाल घाव की सामान्यतः किसान बंधु देखते हैं, लाल घाव जिसे मछलियों में बहुत अधिक पाया जाता है। सर्वप्रथम यह बीमारी जो है हमारे नैनी मछली, जिसे हम जो तली में रहती है, उसमें से शुरू होती है यह बीमारी। तो उस बीमारी किसान बंधुओं को हम अपने तालाब की एक बार जाल चलवाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। पर सर्वप्रथम अगर यह बीमारी परिलक्षित होती है तो आप जो है सिफैक्स दवा 400 ml 1 मीटर गहराई के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। और पोटासियम परमैंगनेट दवा का भी व्यवहार आप 2 से 5 mg पर लीटर के हिसाब से आप कर सकते हैं। यह देखना है, हम जैसे जैसे ठंड बढ़ता जाता है वैसे हमें मछलियों के आहार प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और उनका खुराक हमें जाने में कम से कम करते जाना है। अगर टेम्परेचर 22 से 25 के आसपास है तो जो सामान्य खुराक है वो हमें देना है। जैसे टेम्परेचर 20 से 18 के बीच में आता है तो हमें जो 1% जो खुराक दे रहे थे उसमें 1 से 2% की कमी कर देनी है, और 16 से 18 पे आने पे हमें और भी उसमें जो 0.5 से 1% की और कमी कर देनी है। जो आप बात कर रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। अगर हमारे किसान को ऐसा लगे कि तालाब में गैस बन रहा है, विषैला गैस, तो उनको क्या उपचार के तौर पे करना चाहिए? सर्वप्रथम आपको तालाब में जाल चलवाना चाहिए, जिससे कि उस विषैली गैसों से मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा आप जो है बॉटम रैकिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। 2 किनारे पर रस्सी में बीच में आप ईंट बांधकर एक किनारे से दूसरे छोर पर ले जाएंगे तो उससे गैस में बहुत हद तक मुक्ति मिल जाती है। और किसान बंधु किसी भी रसायन का प्रयोग करने से पहले आप जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं या मत्स्य प्रसार पदाधिकारी हैं उनकी सलाह अवश्य लें। डॉक्टर मुकेश जी, शरद ऋतु में, ठंड के मौसम में हमारे मछली उत्पादक किस तरह से तालाबों का प्रबंधन करें, और अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका किस तरह वो नियंत्रित कर सकते हैं, बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी। कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों, ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की, ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय AI चैटबॉट किसान ई मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं। किसान ई मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान ID फोन नंबर प्रदान करें। किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति, किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और लेते हैं जानकारी एक और विशेषज्ञ से, और विषय होगा पोल्ट्री उत्पादन के महत्वपूर्ण कारक। नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कड़ी में सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाते हैं, जिसका उपयोग कर आप कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय को दुगना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है पोल्ट्री उत्पादन के मुख्य कारण, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रविकांत निराला, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटेनरी कॉलेज पटना में। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं पोल्ट्री उत्पादन पर, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि ये पोल्ट्री क्या है। वास्तव में बहुत से चिड़ियाँ हैं जो अंडे देती हैं और उससे मीट हम लोग लेते हैं। तो पोल्ट्री एक ब्रॉड टर्म है। जिस चिड़िया का उपयोग हम अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए करते हैं उसको हम लोग पोल्ट्री कहते हैं। जैसे फॉल है, मुर्गी है, मुर्गा है जिसमें आते हैं, बटेर है, गिनी फॉल है,
बत्तख है, टर्कीज है, ईमू है, जो चिड़िया हमारे यूज़ के लिए है उसको हम लोग पोल्ट्री कहते हैं। सर, अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी पोल्ट्री के बारे में। सर, अगर भारत में पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं अगर हमारे किसान भाइयों के प्रति, तो टेक्निकल तौर पर क्या क्या इसका उपाय होना चाहिए? भारत एक कृषि प्रधान देश है, काफ़ी संख्या में एनिमल्स पाए जाते हैं, पोल्ट्री भी काफ़ी संख्या में है और यहाँ पर कई तरह क्लाइमेटिक कंडीशन है, डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है और माउंटेनस क्लाइमेटिक कंडीशन है, प्लेन्स भी हैं, तो कई तरह के इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक, कई तरह के बर्ड्स यहाँ हैं, लेकिन उसको इकोनॉमिकल फार्मिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। अब इंडिया में मेनली हम लोग जो हेंस और कॉक पालन करते हैं, तो हेंस का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, 30 से 40 अंडे हम लोग सालाना लेते हैं। हमें जानकारी रहना चाहिए कि आमतौर पर जो मुर्गियां हैं वो 20 वीक्स से अंडा देना शुरू कर देती है, करीब करीब 5 महीने से अंडा देना शुरू कर देती है। देसी है, देसी में चूँकि उतना न्यूट्रिशन हम लोग नहीं देते हैं तो अंडा देर से शुरू करती है, 25-26 वीक भी लग जाता है। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग अगर कॉमर्शियलाइज रूप में पालन करते हैं तो 20 वीक से देती है अंडा, 18 वीक तक भी उससे कर दिया गया है। तो 20 वीक से 20 वीक से जब अंडा देना शुरू करती है तो 72 वीक्स तक अंडा हम लोग लेते हैं, करीब करीब 52 वीक्स, मतलब 1 साल जब शुरू करते हैं तब। तो अंडे का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, पाउज में कम जाएगी, तब उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर ले सकते हैं। तो देसी 30 से 40 अंडे देती है, इसका मतलब कि पाउज में ज़्यादा रेस्ट ज़्यादा करती है। दूसरा चीज़ है मदरिंग एबिलिटी। यहाँ के मुर्गियों में मदरिंग एबिलिटी ज़्यादा, तो मदरिंग एबिलिटी मतलब कि जब अंडा दी तो उसमें से बच्चा निकालने के लिए वो उसको सेती है, या उसको हम लोग कहेंगे कि अंडे पर बैठ जाती है। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है। और कुछ विदेशी नस्ल के हैं एनिमल्स, पोल्ट्री, खास करके मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशन में जो बढ़िया अंडा देती है, जिसमें सबसे उत्तम है वाइट लेग हॉर्न। जहाँ देसी में हम 30, 35, 40 तक मैक्सिमम अंडा प्रोडक्शन कर पाते थे एक साल में, और वाइट लेग हॉर्न 330 तक रिकॉर्ड्स है, अंडा ज़्यादा देती है, मतलब 330 अंडे साल में, मतलब पाउज में 2-4 दिन गई फिर अंडा देना शुरू कर दी। तो इसके लिए उतना न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो हम लोग को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा देना चाहिए। टेक्निकल तौर पर हम लोग देखते हैं तो अंडे बनने में करीब करीब 25 घंटे लगते हैं, एक दिन करीब करीब अंडा बनने में लग जाती है। तो अंडा जब बन रही है एक दिन में, तो एक दिन के लिए कितना हम लोग को खाना देना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ देना चाहिए। तो अंडे का फॉर्मेशन अगर हम टेक्निकल रूप में देखें तो उसका यूट्रस में होता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब के अगर हम पार्ट्स देखेंगे तो वो फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले इनफंडिबुलम में मैग्नम, इस्थुमस और यूट्रस और फिर वेजाइना में आता है। सबसे ज़्यादा जो टाइम है 18 घंटा करीब करीब यूट्रस में लगता है और वो सेल का फॉर्मेशन करता है। तो सेल्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, तो इसीलिए हम कैल्शियम का कंपोनेंट्स हम लोग बढ़ा देते हैं। तो अंडे प्रोडक्शन के लिए फीड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें कंस्टिट्यूएंट है वो कितना है। तो आमतौर पे हम कंस्टिट्यूएंट में देखते हैं तो 50 to 60% करीब करीब 2/3 हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं और 1/3 प्रोटीन देते हैं, और शेष जो बचता है उसमें हम लोग मिनरल्स, वाइटामिन्स और कई तरह के कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। और फीड का कंपोजिशन इस तरह से देंगे अलग अलग फेज में, जैसे अंडे देने वाली है तो अलग उसका देंगे कंपोजिशन, बच्चे ग्रोथ करने वाले हैं तो अलग है, फिर लास्ट में जो फिनिशर है उसमें हम लोग अलग देते हैं। तो यही छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देकर के टेक्निकल तौर पर हम लोग अंडे का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंक्यूबेटर। आजकल हम लोग इंक्यूबेटर और हैचर 2 मशीन्स हैं जिसमें हम लोग अंडे को रखते हैं, 18 दिन तक इंक्यूबेटर में रखते हैं, जिसमें हम लोग 5 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 60 से 70 डिग्री 60 से 70% होना चाहिए। उसके बाद अंडे का ब्रॉड एंड ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ब्रॉड एंड में ही एयर सैक होता है और उसी से चोंच निकलता है, तो इसको ब्रॉड एंड को ऊपर रखेंगे, नैरो एंड को नीचे रखेंगे। हमेशा उसमें मूवमेंट होना चाहिए। जब हम इंक्यूबेटर में रखते हैं तो उसमें मूवमेंट होता है और अंडे का मूवमेंट से बच्चे का ग्रोथ होता है। और ऑब्नॉक्सियस एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस सबस्टांसेज आ जाते हैं और कई तरह के गैसेज हैं, उसको हम रिड्यूस करेंगे, एग्जॉस्टर से हटाएंगे। ये 5 चीज़ों को हम लोग कंट्रोल करके इससे अंडे से बच्चा को प्रोडक्शन
बढ़िया करते हैं। और अगर सभी मैनेजमेंट बढ़िया है तो हम लोग 100 अंडे को अगर हैचरी में डालेंगे तो 90 से ऊपर 95-97 तक हम लोग अंडा ले सकते हैं, बशर्ते कि अंडा फर्टाइल हो। और कैंडलिंग के द्वारा हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इंक्यूबेशन भी जानना चाहिए, जैसे मुर्गी में इंक्यूबेशन पीरियड मतलब बच्चे अंडा जब हम देते हैं तो बच्चे निकलने के लिए 21 दिन चाहिए, डक में 28 दिन चाहिए, टर्की में 35 दिन चाहिए, क्वेल में और कम चाहिए, 15 दिन में अंडा से बच्चे निकल जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, उसको हम लोग ध्यान दे करके ब्रीड सिलेक्शन करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियाँ, कुछ ऐसे ही नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से, इसी समय इसी चैनल पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।